Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में आज मेरे पास आपके लिए WWE से जुड़ी काफ़ी सारी भर भर के अपडेट्स हैं। और सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो सवालों की चुल उठ रही है ना, उसका भी हम लोग आंसर करेंगे। जैसे कि रेट्रिब्यूशन रॉ पर गायब थी, मतलब क्या यहाँ पर सारा सीन चल रहा है। लार्स सुलिवन एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की एक बहुत बड़ी फ्यूड जो कि WWE हमारे लिए तैयार कर रही है। इसके अलावा थंडरडोम के बाद एमवे सेंटर के बाद WWE के आगे के क्या प्लान्स हैं। इस हफ्ते जो ड्राफ्ट की नाइट 2 हुई थी उसकी मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप भी रिवील हो चुकी है। फिन बैलर की हो चुकी है सर्जरी, जिसके बाद उन्होंने हमको अपनी अपडेट भी दी है। रोमन रेंस एंड जे उसो के हेल इन अ सेल के मैच के पीछे कौन सा एक बड़ा रीजन है, और गाइस ये बात तो आपको बिल्कुल जरूर जाननी चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्राफ्ट के बाद रॉ एंड स्मैकडाउन के बारे में, किस ब्रांड को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो कि हम ड्राफ्ट के बाद अगर डिस्कस ना करें तो भाई बात ही नहीं बनने वाली। तो गाइस बहुत सारी बातें वीडियो के अंदर, आप लोग वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखना। और भाई उससे पहले एक काम जरूर से कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। इससे आपको डेली जो है चैनल पर वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ से। इस बार की व्यूअरशिप का अगर मैं आपको हाल बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि विंस मैकमैन के चेहरे पर जरूर हंसी आने वाली है, खुशी आने वाली है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.686 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन गाइस इस हफ्ते बढ़ चुकी है 10% और मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.855 मिलियन व्यूअर्स। अब मैं ये तो कह सकता हूं कि ये स्टिल 2 मिलियन से नीचे है, लेकिन अगर हम लोग इसको लास्ट वीक से कंपेयर करें तो भाई 10% का जंप काफी बड़ा होता है, जो कि हम कह सकते हैं फैंस ने डेफिनेटली इस बार तो इंटरेस्ट लिया। शायद ड्राफ्ट की वजह से हो सकता है, या फिर फैंस ऑलरेडी शो पर बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एक तो शो भी लोडेड था, तो इस वजह से यहाँ पर जो है व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। अब रॉ के लिए व्यूअरशिप बढ़ना वैसे बहुत ही कम बार होता है, बट इस बार आप लोग कह सकते हो कुछ एक हफ्तों में से वो रहा। अब देखते हैं आने वाले टाइम में व्यूअरशिप बढ़ती है या फिर रॉ का जो हाल है वो पहले की तरह ही हो जाता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड लार्स सुलिवन की एक बड़ी फ्यूड से। अब जैसे ही लार्स सुलिवन वापस आए, फैंस जो है, इवन आप लोग भी कमेंट करके लिख रहे थे कि भाई लार्स सुलिवन वापस आ गए। अब अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ फ्यूड हो जाती है तो फिर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर ही उन्होंने जो अपना रिटर्न किया था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या सीन देखा, WWE ने ड्राफ्ट के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन को भेज दिया रॉ के ऊपर और लार्स सुलिवन को भेज दिया स्मैकडाउन के ऊपर। और इसके पीछे के मैंने आपको रीजन भी दिया था कि WWE दोनों ब्रांड के ऊपर अपना एक मॉन्स्टर चाहती है, और इसी वजह से उन्होंने दोनों ही सुपरस्टार्स को सेम ब्रांड के ऊपर नहीं रखा है। लेकिन गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है इस फ्यूड के बारे में, और वो ये कि आने वाले टाइम में WWE इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक बहुत तगड़ी फ्यूड प्लान कर रही है। अभी अगर आपको ऐसा देखकर लग रहा है कि दोनों ही सुपरस्टार अलग अलग ब्रांड के ऊपर है, तो ये आपस में जो है एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। लेकिन WWE का आने वाले एक साल के अंदर ऐसा प्लान है कि दोनों सुपरस्टार्स के बीच जो है एक मेगा फ्यूड दिखाया जाए। और शायद मेरे को ये भी एक रीजन लगता है कि WWE दोनों ही सुपरस्टार्स को अपने अपने ब्रांड के ऊपर एक तगड़ा पहले मॉन्स्टर दिखाएगी, और उसके बाद जब सही मोमेंट आएगा तो उसके बाद दोनों सुपरस्टार जो है हमको इस मॉन्स्टर्स फ्यूड के अंदर देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आपको पता है ब्रॉन स्ट्रोमैन अपने आप को पहले ही मेन रोस्टर के ऊपर अच्छे से एस्टैब्लिश कर चुके हैं, मतलब यूनिवर्सल टाइटल का उनका रेन रहा, उससे पहले भी हम लोग सालों से देख रहे हैं कारनामे तो वो करते हुए आए हैं। बाकी लार्स सुलिवन की बात करें तो NXT से ही उनको काफी डोमिनेटिंग फैशन में बुक किया गया, उसके बाद मेन रोस्टर के ऊपर भी आया, तो भी WWE ने वैसे ही उनके साथ कंटिन्यू किया। तो कुछ टाइम में जब दोनों ही सुपरस्टार फिर से तगड़े लेवल पर होंगे तो शायद उस टाइम पर दोनों के बीच फ्यूड दिखाना एक सही डिसीजन हो सकता है। तो फिलहाल भाई आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको किसी बड़ी चीज का वेट करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, और शायद यही चीज होने वाली है लार्स सुलिवन एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में। बस WWE अपने प्लान्स को आगे जाकर चेंज ना कर दे। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जोड़ी है थंडरडोम एमवे सेंटर से। अब आपको पता है अभी से कुछ महीने पहले WWE ने एक बहुत बड़ा मूव किया था जब उन्होंने थंडरडोम इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से WWE के जो रॉ स्मैकडाउन के शोज हो रहे हैं या फिर जो पेपर व्यूज हो रहे हैं वो सारे हमको थंडरडोम एमवे सेंटर से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के एंड में ये वाली जो डील है वो खत्म हो जाने वाली है, तो उसके बाद आगे के लिए क्या प्लान्स होने वाले हैं उसके ऊपर बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब पहले तो ऐसा लग रहा था कि WWE शायद कोई नई लोकेशन ढूंढ सकती है जहां पर वो क्राउड भी ला सके, क्योंकि इस वाले डील के अंदर क्राउड नहीं आ सकता, ये उनकी डील हुई है। लेकिन गाइस अभी रिसेंटली शायद WWE ने कुछ प्लान्स में चेंज किए और उन्होंने चाहा है कि वो कंटिन्यू करें एमवे सेंटर के साथ, और कंटिन्यू करें 2021 तक, लगभग जनवरी महीने के आसपास वो अपनी इस डील को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस इस बार अच्छी बात यहां पर ये होगी कि WWE ये भी कोशिश करेगी कि जो नई डील होने वाली है उसके अंदर वो कुछ कैपेसिटी में थंडरडोम के अंदर क्राउड को भी बुला सकें। आप लोग NXT के अंदर देख ही रहे हो ना कि कैसे हमको वर्चुअल फैंस तो देखने को मिल ही रहे हैं, और साथ ही साथ रियल फैंस भी हैं, जो कि आपको पता है WWE ने परफॉर्मेंस सेंटर को रेनोवेट करके कैपिटल रेसलिंग सेंटर बना दिया, तो वहां के तो अलग ही नज़ारे हो चुके हैं। तो WWE ऐसा कुछ एमवे सेंटर के साथ करना चाहते
चाहते हैं, जिससे हमारा जो एक्सपीरियंस है शोज़ को देखने का वो और भी बेटर होगा। और क्योंकि आपको पता है थंडरडोम से जब से WWE के शोज़ हो रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर रेसलिंग फैंस मिसिंग है। तो अगर WWE उस डील को करती है और उसके बाद फैंस यहाँ पर अलाउ हो जाते हैं तो फिर इससे बड़े बात तो और कोई हो नहीं सकती। तो फिलहाल ये अपडेट है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि भाई क्या होने वाला है आगे जाकर, तो फिलहाल यही वो ज़्यादा ज़्यादा अपडेट है। अभी अगर कुछ फाइनलाइज यहाँ पर होता है तो वो भी गाइस आपको चैनल के ऊपर जरूर पता लग जाएगा। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है इंजर्ड NXT चैंपियन फिन बैलर से। जैसे कि मैंने आपको चैनल के ऊपर बताया हुआ था कि कैसे टेकओवर के अंदर जॉ में 2 फ्रैक्चर आ गए फिन बैलर के, जिसके बाद से ही वो जो है टेलीविजन से ऑफ है। लेकिन गाइस अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर फिन बैलर ने हमको अपने बारे में अपडेट दिए, जहां पर आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हो फिन बैलर की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। और इसी बात को उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है। उन्होंने कहा लास्ट फ्राइडे को मेरी सक्सेसफुल सर्जरी हो चुकी है 2 फ्रैक्चर्स की, और यहाँ पर उन्होंने टूथ में भी बताया कि प्रॉब्लम है कि कैसे उनको अपने मुंह को भी शट रखना पड़ा था ताकि जो चीजें हैं वो सही से अलाइन हो सके। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे फिन बैलर है उनकी रिकवरी चल रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि इनसाइडर्स ये भी बोल रहे हैं कि फिन बैलर की सर्जरी इतनी ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन WWE इसको ज्यादा सीरियस दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई अगर किसी बंदे की सर्जरी हो जाए तो वहां पर थिंग्स सीरियस ही होती हैं, क्योंकि सर्जरी एक अलग ही चीज होती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फिन बैलर की रिकवरी अच्छे से जाए वही चीज बढ़िया है, और शायद यहाँ पर उनको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो के हेल इन अ सेल के मैच से। और गाइस एक बड़ी चीज मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जे ऊसो ने खुद एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को रिवील कर दिया कि कभी भी WWE का ये प्लान नहीं था कि रोमन रेंस एंड जे ऊसो की फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है क्लैश ऑफ चैंपियंस के बाद। जैसे कि मैंने आपको चैनल के ऊपर भी बताया था कि WWE का सिर्फ एक बार के लिए ये, और उसके बाद जो है जे ऊसो अपने अलग पाथ पर चले जाएंगे और रोमन रेंस के लिए नया ओपोनेंट आएगा, जो कि ज्यादा चांसेस है कि फील्ड हो सकते हैं अगर जे ऊसो नहीं है। तो गाइस जे ऊसो ने यहाँ पर ये बताया कि ये सिर्फ एक बार के लिए था, लेकिन चीजें यहाँ पर इसलिए आगे बढ़ाई गई क्योंकि जो स्टोरी लाइन थी वो काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी और फैंस ने इसमें अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और जे ऊसो ने यहाँ पर ये बताया कि रोमन रेंस के लिए और भी बड़े बड़े ओपोनेंट हो सकते हैं, फिर चाहे वो फील्ड हो, फिर चाहे वो सेथ रॉलिंस हो, लेकिन जे ऊसो और रोमन रेंस के बीच जो चीज चल रही है उसमें रियल इमोशन बाहर आ रहा है। तुम मेरे से कह दो कि तुमको मजा नहीं आया हमको देखने में, जिस तरीके से हमने स्टोरी टेल करी है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम रेसलिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम कोई मूवी देख रहे हैं। तो इसी वजह से जे ऊसो ने कहा कि WWE ने मेरे एंड रोमन रेंस के प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया। तो गाइस यहाँ पर हमको क्लियर पता लगता है कि कैसे जे ऊसो वर्सेस रोमन रेंस का हेल इन अ सेल में कभी भी मैच होना ही नहीं था। अब यहाँ पर तो मैच भाई स्टिपुलेशन वाला भी बन गया, जहाँ पर आई क्विट वाली चीज भी WWE ने डाल दी है। तो कैसे WWE ने यहाँ पर प्लान्स चेंज करे वो हमको क्लियर पता लगते हैं, वरना गाइस यहाँ पर पूरे चांसेस है कि फील्ड अपोनेंट होते, और शायद फिर इससे ड्राफ्ट में भी असर पड़ सकता था, क्योंकि अगर फील्ड को स्मैकडाउन के ऊपर रहना है तभी वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ सकते हैं। बट अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि वो रॉ के ऊपर जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि काफी बड़े बड़े प्लान्स में चेंज हुए, और अब देखते हैं आगे जाकर चीजें कैसे डिलीवर हो पाती है, क्योंकि फिलहाल तो रोमन रेंस एंड जे ऊसो की स्टोरी लाइन में जरूर सबका इंटरेस्ट है, लेकिन रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर सभी को पता है कि चीजें काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है रेट्रिब्यूशन से मुस्तफा अली से कि भाई WWE ने रॉ के लिए तो एक सेगमेंट एडवर्टाइज किया था, जहां पर वो बता रहे थे कि मुस्तफा अली चीज़ों के बारे में कुछ बात करेंगे, उस चीज़ों को एड्रेस करेंगे, लेकिन रेट्रिब्यूशन का तो कोई नाम और निशान ही नहीं है। तो गाइस सबसे पहले इसको लेकर मुस्तफा अली ने एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि मैंने सालों से वेट किया सच्चाई को बताने के लिए, लेकिन अभी इसको सुनने के लिए तुमको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद एक फैन ने ट्वीट किया कि भाई तुम तो कुछ एक्सप्लेन करने वाले थे अपने एक्शंस को, लेकिन हमको तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिला कि तुम कहाँ हो या फिर क्या कर रहे हो। तो गाइस इस पर मुस्तफा अली ने लिखा, डू यू नॉट लाइक इट व्हेन समथिंग इज प्रॉमिस्ड एंड देन टेकन अवे विद नो एक्सप्लेनेशन, फनी फीलिंग इजंट इट। मतलब मुस्तफा अली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं क्या तुमको पसंद नहीं आती ये चीज़ कि जब तुमको कोई चीज़ प्रॉमिस की जाए लेकिन उसके बाद बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो ले भी ली जाए, तो ये फनी फीलिंग होती है ना। तो कुछ इस तरीके से मुस्तफा अली शायद यहाँ पर WWE को भी टारगेट कर रहे हैं या फिर फैंस के इमोशन के साथ भी खेल रहे हैं। बट स्टिल गाइस अगर मैं आपको बताऊं कि रेट्रिब्यूशन क्यों नहीं आई, क्यों उनके प्लान को जो है कैंसिल कर दिया गया रॉ के ऊपर, तो इसके पीछे कोई एग्जैक्ट रीजन अभी तक सामने आया नहीं है। और जो चीज़ें सामने आई हैं वो है सिर्फ मुस्तफा अली के ट्वीट्स, और मैं तो ये बात भी नहीं कह सकता कि रॉ में टाइम की कमी है, क्योंकि 3 घंटे का शो है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको काट के रेट्रिब्यूशन वाली चीज़ को दिखाया जा सकता था, क्योंकि रेट्रिब्यूशन ज़्यादा मैटर करती है रॉ के ऊपर। तो बड़ी अजीब सी चीज़ थी। अब मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट वीक के लिए फिर से WWE इसको एडवर्टाइज करेगी और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो हमको मुस्तफा अली देते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, लेकिन जिसके बारे में बात करने के लिए हैं चीज़ें वो है ड्राफ्ट के बाद रॉ स्मैकडाउन का क्या सीन है। मतलब रॉ वर्सेस स्मैकडाउन अगर हम करें ड्राफ्ट के बाद, तो किस ब्रांड को ज़्यादा फायदा हुआ या फिर ये ड्राफ्ट की वजह से किस ब्रांड के ऊपर ज़्यादा अच्छे सुपरस्टार्स आए। तो अगर हम रॉ की बात करें तो यहाँ पर WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर तो है ही, इसके अलावा US चैंपियन बॉबी लैशली हैं, और जो हमने बड़ी चीज़ देखी वो ये कि एजे स्टाइल्स एंड द फील्ड हमको आते हुए दिखाई दिए स्मैकडाउन से। रैंडी ओर्टन का भी ब्रांड चेंज नहीं हुआ, वो भी रॉ के ऊपर ही रहने वाले हैं। और उल्टा हमने ये भी देखा कि जो स्मैकडाउन के मॉन्स्टर हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन वो रॉ के ऊपर आ गए। बाकी विमेंस डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आज
आस्का, शार्लेट फ्लेयर जैसे बड़े नाम तो हैं ही। स्मैकडाउन की बात करें तो यहाँ पर रोमन रेंज जैसा बड़ा नाम है, इसके अलावा सैमी ज़ेन जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। एक बहुत बड़ा जो हमने ड्राफ्ट पिक देखा स्मैकडाउन के लिए वो सेथ रॉलिंस थे, डैनियल ब्रायन, केविन ओवंस, एलिस्टर ब्लैक। यहाँ पर अगर हम बात करें लार्स लेवन की भी तो ये कुछ बड़े नाम है जो कि स्मैकडाउन के ब्रांड को मिले। और बाकी विमेंस डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर बेली एंड साशा बैंक जैसे बड़े नाम है जो कि विमेंस डिवीजन को चलाने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो क्लियर पता लगता है कि बड़े नाम हमको देखने को मिल रहे हैं दोनों ही ब्रांड के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमको ज्यादा बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि रॉ जीता है यहाँ पर। लेकिन आप लोगों को ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि रॉ 3 घंटे का शो होता है तो वहां पर ज्यादा स्टार्स चाहिए ही चाहिए, और स्मैकडाउन 2 घंटे का शो होता है। लेकिन फिर भी मेरे को स्लाइटली लगता है कि ड्राफ्ट से रॉ को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हुआ है। हमने देखा कि स्मैकडाउन के ऊपर मिस्टीरियो, डोमिनिक आ चुके हैं, बाकी काफी ऐसे स्टार्स हैं जो कि रॉ के ऊपर हैं। अगर उनका अच्छे से यूज होता है तो वो कमाल कर सकते हैं। जैसे शेमस स्मैकडाउन के ऊपर कुछ खास कर नहीं रहते, लेकिन रॉ के ऊपर ड्राफ्ट हो चुके हैं तो उनको बड़ा स्टार बनाया जा सकता है। तो भाई यहाँ पर रॉ को हम लोग कह सकते हैं क्लियरली थोड़ा सा ज्यादा फायदा हुआ है स्मैकडाउन से। आपको शायद लग रहा होगा कि रॉ बहुत ही आगे, लेकिन इतना भी यहाँ पर कोई ऐसा कुछ सीन है नहीं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।